नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मेंस की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी जो है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पर क्या तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो कमेंट बॉक्स है, मान लीजिए जैसे कि ये वीडियो है, इसी कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है, कौन सी यहाँ से ये चीजें कहाँ से तैयार करनी है, कैसा भी आपका क्वेश्चन। आप हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर आपको करंट अफेयर तमाम तरह की चीजें जो है वहां पर मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको वहां पर मटेरियल मिलेगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। आइए मेन सारथी की आज की क्लास के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। क्या कुछ नया जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, क्या टॉपिक है, कैसे कवर करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ना, वो देखते हैं। नया टॉपिक है, जानने की एक इच्छा होती है कि भाई क्या कौन सा टॉपिक है, कैसे कवर करना चाहिए, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम आपको यही सब कुछ तो दे रहा है, आपको आंसर राइटिंग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बात कर रहा है। आधुनिक भारत हो सकता है जो अभी आप क्लास देख रहे हैं, है ना, तो इस टाइम पीरियड पे आपको ये चीज महसूस हो सकती है कि मैंने आधुनिक भारत जो है वो काफी बार पढ़ा है, स्पेक्ट्रम से, अन्य बुक से जो है मैंने पढ़ रखा है। कुछ लोगों को जो है ऐसा होगा कि भाई हाँ मैंने पढ़ रखा है, कुछ लोगों ने जो है नहीं पढ़ा होगा, या फिर कुछ ने अधूरा पढ़ा होगा। तो अलग अलग तरीके के जो है आप लोग हो सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, चाहे आपने पढ़ रखा हो चाहे आपने नहीं पढ़ रखा हो, यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है वो चीजें मिलने वाली हैं। वो क्या है कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद भी ये चीज समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था, यानी कि मुझे वो चीज जो चाहिए थी कि मुझे कुछ ऐसा कोई बता दे कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे आधुनिक भारत का इतिहास तो पढ़ना है, मगर मुझे ये भी जानना है कि उसमें मुझे एक्चुअल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मुझे टॉपिक टू टॉपिक पता चल जाए। देखिए पीवाईक्यू मिल जाते हैं, मगर टॉपिक टू टॉपिक मिलना बहुत जो है वो मुश्किल है। और इस तरीके से समझ में आना कि भाई साथ में पीवाईक्यू भी मिले, संभावित क्वेश्चन भी मिले, और तमाम तरीके से एक अच्छे से जो है मेरा पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए, ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है। आप भी सर्च करके देख लीजिएगा, यदि आपको मिल जाए कि टॉपिक वाइज चीजें आपको जो है वो मिल जाए, पीवाईक्यू भी मिल जाए, संभावित क्वेश्चन भी मिल जाए, तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर वो मिल रहा है, प्लीज इसकी वैल्यू कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि हम जो पहले 3 टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर कर चुके हैं, पीवाईक्यू कवर किए हैं, साथ में सभी संभावित क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक की एक अच्छी खासी समझ बन गई है। यदि आपने उसको अच्छे से फॉलो किया है, ये सब वीडियोस देखी हैं अच्छे से, तो वो चीज आपके जो है दिमाग में आ गई होगी कि इन पूरे टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। वो पीवाईक्यू संभावित क्वेश्चन जो है हम टोटल कवर कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति की। और ये एक, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि किसी पर्सनल जो है वो सब्जेक्ट के नहीं होते हैं। यहां मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि हम बात करें भाई 1857 के विद्रोह की, तो आधुनिक भारत का एक पर्सनल टॉपिक है, यानी कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझे कि भाई मैं आधुनिक भारत पढ़ रहा हूँ, वो मुझे 1857 पढ़ रहा हूँ, तो मैं किस सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो आपके दिमाग में टोटल है भाई आप इस जो है हिस्ट्री के इस हिस्से का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मगर औद्योगिक क्रांति और कुछ इस तरीके के टॉपिक होते हैं जो कहीं पर अलग अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं। औद्योगिक क्रांति आधुनिक भारत का भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी है, GS3 में भी आता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से जैसे रिलेट होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों ही जो है वो GS1 का हिस्सा है, कौन, आधुनिक भारत भी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी। तो यहां से आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, तो वो आधुनिक भारत से संबंधित भी हो सकता है, जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी संबंधित हो सकता है, और पूरा मेंस चल रहा है तो कहीं GS3 के अंदर भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो हम अलग अलग तरीके से इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, यहां भी कवर करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब कवर कर रहे होंगे उसमें भी कवर करेंगे, GS3 कवर कर रहे होंगे तो उसमें भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग जगह पर जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं हर जगह पर कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये टॉपिक
जहां पर जिस तरीके से रिलेट आ रहा है, जहां पर जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो सब हमारा कवर हो, जहां पर जिस तरीके से रिलेट हो सकता है वो भी चीजें कवर हो। तो इसलिए ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर पीवाईक्यू भी होगा, पूरा टॉपिक भी होगा, जहां पर कोई रिलेट हो रहा है हर चीज आपको बताई जाएगी, आपको समझाई जाएगी कैसे चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है, कहां पर रिलेट चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की आज शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग विषय के अंदर अलग जो है जीएस के अंदर जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां से रिलेट होता है, उसका भी एक हिस्सा है। तो हमें कहाँ पे जगह पर इसको जो है वो कवर करना होगा। तो इसको हम बांट के नहीं चलेंगे क्योंकि ये आधुनिक भारत के अंदर बहुत ही जो है वो सीमित हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें हम उतनी ही इंपॉर्टेंस इसको देंगे, यहाँ पर उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितना ही यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी ने यहाँ पे एक दो पीवाईक्यू पूछे हैं और हम इसको उसी तरीके से देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक तरीके से चीजें पूछी जा सकती है और उस तरीके की चीजों को हम कवर कर ले, है ना। हम अपना टाइम उतना ही दे जितना उसके लिए वहां पर उतना महत्वपूर्ण है। तो आइए कवर करते हैं इसको कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। आज हम पीवाईक्यू से की शुरुआत करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन जो है इस पर कवर करेंगे और आधुनिक भारत के लिए ये टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा कुछ क्लास के अंदर। ठीक है, फिर हम इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में तैयार करेंगे, फिर जीएस थ्री के लिए तैयार करेंगे, ऐसे जो है अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हम हर बार मैं आपको बताता हूं क्योंकि वही हो सकता है कि पहली बार आए हो या फिर इस दिमाग में ये चीजें आ जाएं किसी तरीके से ना, कि आप इतना इसको ले लो दिमाग में कि आप क्वेश्चन देखते हैं दिमाग में पहले तो कार्य हमें यही करना है। पहला कार्य क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। जैसे क्वेश्चन समझ में आए एक दिमाग में बनाना है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये आपका पहला कार्य हो जाना चाहिए। नींद में भी सोचो ना कि क्वेश्चन आ रहा है तो वो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, भाई मेरा तरीका यही पैटर्न होने वाला है कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझूंगा, उसको डिवाइड करूंगा, यदि वो डिवाइड हो सकता है डिवाइड करूंगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसके कीवर्ड्स हैं, सब चीजें अच्छे से देखूंगा और फिर दिमाग में बनाऊंगा कि मुझे इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, इसमें ये चीजें पूछी गई हैं, मैं कुछ ऐसा कुछ शुरुआत करूंगा, मैं ऐसा कुछ मेन बॉडी के अंदर लिखूंगा, यदि उसके कुछ भाग हैं तो उसको ऐसे बांटूंगा, मेरा प्रस्तुतिकरण थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। और ये कार्य सेकंडों के अंदर हो जाना चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंडों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई मैं कुछ ऐसे करने वाला हूं, वहां पर आप कुछ सेकंड दोगे और ये अच्छे से समझोगे कि मैं कुछ ऐसा ऐसा करने वाला हूं और बस फिर आप पेन नहीं रोकोगे। और इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के ह्रास के लिए जो है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी है। ये पीवाईक्यू है सिर्फ। ठीक है, तो पीवाईक्यू हमें क्या बता रहा है कि जब औद्योगिक क्रांति की बात होगी और वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो किस तरीके से कनेक्ट होकर पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति का भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़े थे, है ना। वो कैसे किस किस अलग अलग तरीके से जो है वो प्रभाव पड़े थे उस पर जो है संबंधित होकर क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछ सकता है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से अलग चीजें हैं, फिर अन्य चीजें हैं, वो हम सब कवर करेंगे ही। मगर क्योंकि हम आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि हम जिस तरीके से आधुनिक भारत से संबंधित होकर पूछी जा सकती है वो कवर करें। और वो हमें कौन बताएगा कि कैसे पूछ सकता है यूपीएससी, वो हमें पीवाईक्यू बताएगा। तो हमारे सामने एक पीवाईक्यू है और ये चीज क्लियर कर रहा है जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर प्रभाव से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं, जो चीजें रिलेट हो रही हैं वो पूछी जाएंगी। रिलेट क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उन पर जो है औद्योगिक क्रांति वहां पर स्टार्ट हुई तो यहाँ पर उस तरह के इफेक्ट देखने को मिले। अब वो क्या क्या है, क्या उसमें गिनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, आइए वो सब कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया कि भाई वो क्या चाहता है, भारत की बात कर रहा है ना, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग की बात कर रहा है कि इसका ह्रास हुआ है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई कि भाई क्या बात कर रहा है, उद्योग की बात कर रहा है जो भारत के अंदर उद्योग थे। और ये कह रहा है कि इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति जो है इसका कहां तक इसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति, कि भाई ये आपके जो कुटीर उद्योग था, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, इसका ह्रास हुआ है। भारत के अंदर जो उद्योग थे उसका ह्रास हुआ है, किसके कारण, वो और कौन इसका उत्तरदायी बता रहा है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर किस किस तरीके से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग पर इफेक्ट पड़े हैं, प्रभाव पड़े हैं, कैसे उसका ह्रास हुआ है, यानी कि हमें उस पर बात करनी। तो क्वेश्चन समझ में आया और जैसे क्वेश्चन समझ में आया तो आपका 50% काम खत्म हो गया। भाई मुझे एक्चुअल में यदि मुझे पता है मैं वो सब पॉइंट दे सकता हूं कि भाई कैसे जो है इसके लिए वो उत्तरदायी है।
कैसे जो है औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर चीजें हाथ हुई हैं, उन सब के बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख सकता हूँ तो मेरा आज का आंसर तैयार है। यदि नहीं लिख सकता तो फिर कुछ भी चीजें नहीं है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि भाई हम कैसे भूमिका बना सकते हैं, कैसे वो पॉइंट मेन बॉडी के अंदर। फिर से मैं वही बोलूंगा कि पूरी टॉपिक की नॉलेज है कि भाई औद्योगिक क्रांति जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के हाथ के लिए जिम्मेदार थी। यदि इस तरीके से कुछ भी चीजें आपको कहीं पर पॉइंट लिखने हैं तो आप ये लिख सकते हैं, इससे आपका पूरा टॉपिक के बारे में चीजें मिल रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 19वीं सदी में जो है भारत के हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का जो है तीव्र पतन हुआ। इसका मुख्य कारण जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और उसके उत्पन्न औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां थी। यद्यपि यह पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, परंतु ब्रिटिश जो है मशीनीकृत उत्पादन और व्यापारिक एकाधिकार ने इसने निर्णायक भूमिका निभाई। यानी कि हम 100% ये नहीं मान रहे हैं कि भाई ये ही उसका कारण, क्योंकि उसने भी ये चीज बोली है। क्वेश्चन की सेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हम काफी बार जो है वो मार खाते हैं। देखिए, आप ये सोच के देखिएगा कि लगभग 15,000 लोग जो हैं, 15,000 लोग मीन्स लिखेंगे, लगभग 15,000 लोग मीन्स लिखेंगे। तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि आगे सिर्फ 3,000 के आसपास ही जाएंगे। तो कुछ लोग कुछ तो मिस्टेक करते होंगे, वो कुछ तो आधार है कि उनको अच्छे नंबर मिलते होंगे श्रीमान। और हमें करना क्या है पूरे मीन्स के अंदर, हमें क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर लिखना है। अब यहां पर वो कैसे आपको निकालेंगे, इसमें से मानकर चलो कि भाई 5 से 7,000 8,000 लोग तो ऐसे होंगे जो अच्छी खासी मेंस की तैयारी के साथ जाएंगे, है ना। सब आंसर लिख रहे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लिखेंगे। तो आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ पाओगे, जितने अच्छे से समझ पाओगे, उतना अच्छा आंसर लिख पाओगे कि भाई इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी है। यानी कि वो भी इसको 100% सिस्टम नहीं मानता है, कहीं ना कहीं चीजों को मिलता है कि भाई हाँ आप है, बहुत बड़ा कारण है, मगर छोटा सा अन्य चीजें भी हैं। तो हम वही बता रहे हैं कि भाई हाँ चीजें हुई हैं, इसके निर्णायक भूमिका निभाई है, हम उसको 100% नहीं थोप रहे हैं। और ये चीज मैं आपको फोर्सली नहीं बोल रहा हूं, ये समझाने के लिए है कि आप चीजों को समझें कि भाई हर चीज को उस तरीके से लेना जरूरी है ना, कि भाई यही है, यही ऐसा भी नहीं करना है। हमें बोलना है कि भाई हाँ बहुत बड़ा कारण थी, चीजें थी ऐसा, और भूमिका बनाने का प्रयास करना है। वो वर्डिंग के हिसाब से हो सकता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन 150 वर्ड के अंदर आया तो आप 1-2 लाइन के अंदर चीजों को खत्म कर देंगे अपनी बात रख के भूमिका के अंदर। ठीक है, हम मेन बॉडी के अंदर देखते हैं। मेन बॉडी के अंदर हमारा 2 कार्य होगा कि हम सेकंड हिस्से पे आएंगे आंसर के। तो आंसर राइटिंग की चीजें हैं कि हम सभी पॉइंटों पर बात करेंगे और हमारा प्रस्तुतिकरण तमाम तरह की चीजें तो होंगी जो आंसर राइटिंग का हिस्सा है। तो आपके एक अलग चीजें भी होगी, वो होगा आपका टॉपिक। हम औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं और औद्योगिक क्रांति के आधुनिक भारत में औद्योगिक क्रांति को पढ़ रहे हैं कि भाई आधुनिक भारत का इतिहास को हम कवर कर रहे हैं और उसके अंदर ये टॉपिक है, वो हिस्सा है। और यूपीएससी ने यहां से आधुनिक भारत से संबंधित होकर क्वेश्चन पूछे, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इसको उस तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो आपको याद भी चीजें, आपके पास एक नोट्स, एक चीजें तो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि भाई आंसर राइटिंग तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में जो हम आपको चीजें दे रहे हैं वो टॉपिक है। टॉपिक का यहाँ पर क्या है, टॉपिक का यहाँ पर ये है कि आपको ये पूरा हिस्सा मिल रहा है श्रीमन, ये एक प्रकार की नॉलेज है। अब कैसे है आइए उसको समझते हैं और आंसर राइटिंग और दोनों चीजों को साथ में समझते हैं। मशीन निर्मित जो है वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा अपना एक पॉइंट है, आंसर राइटिंग में देने के लायक है। अब आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरी क्या नॉलेज है कि भाई कैसे उन्होंने उसी पर प्रभाव छोड़ा कि भाई ब्रिटिश मिलों में जो है बने वस्त्र सस्ते और बेहतर गुणवत्ता के थे, इनका भारतीय बाजार में जो है आगमन होने से क्या हुआ, स्थानीय कारीगर के उत्पाद जो महंगे और कम प्रतिस्पर्धी हो गए, इसलिए उनकी मांग घट गई। एक पॉइंट आप दे रहे हो कि कैसे उनका हास हुआ है और ये पॉइंट आपका तैयार हो रहा है आपके टॉपिक के लिए कि आप कहीं पर भी ऐसा कुछ रिलेट होगा, कहीं अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक नीतियों की मैं बात कर सकता हूँ कि भाई ब्रिटिश शासन में जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो है, जो उत्पाद थे वो निर्यात शुल्क, भारी कर, अन्य जो है प्रतिबंध लगाए गए, जिससे ब्रिटिश वस्त्रों को जो आयात को बढ़ावा मिला। और 1813 चार्टर एक्ट के बाद जो है भारतीय बाजार ब्रिटिश माल के लिए खुल गया। तो यहाँ पर मैंने अपनी बात की, जब मैं बात कर रहा था कि भाई औपनिवेशिक नीतियों के बारे में मैं कुछ यहाँ पर जिक्र कर सकता हूँ, अपना एक पॉइंट दे सकता हूँ, तो मैंने वहां पर ये बताया कि वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे थे, हमारी चीजों पर तो प्रतिबंध लगा रहे थे, शुल्क लगा रहे थे, टैक्सेज है भारी भारी, तो जिससे वहां पर चीजें वो जाके महंगी हो गई कि उनकी वैल्यू नहीं रही। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो चीजें फ्री में है कि भाई आओ, कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं, भर भर की चीजें आ रही हैं।
ऊपर से हम एक प्रमाण भी दे रहे हैं कि भाई अपनी बात मैंने रख दी कि भाई इस एक्ट के तहत ये भी कार्य किया गया था। तो जो आपने एक तथ्य दिया है ना, ये आपको थोड़ा-सा अलग करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अपना पॉइंट खत्म कर दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपने एक पॉइंट रख दिया है, एक एक्ट एक्ट कर दिया है, तो वो ऐड करके जो आप बता रहे हो अपनी बातों को, तो वो आपको कुछ अलग दिखाई देता है। जो 15,000 से 3,000 में जाने वाले लोग हैं, यहाँ पर आपको वो छोटी-छोटी चीजें ही जो है आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है, आपका तरीका, आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका, उसको डिवाइड करने का तरीका, जो संतुलित चीजों में बांटा गया है उसी में आंसर लिखने का, जो डिमांड की है वही लिखने का, ठीक है। और जो 3,000 के अलावा लोग होंगे ना, वो ऐसा करेंगे कि कुछ चीजें उनको लगा कि उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, डिमांड कुछ अन्य की थी, आंसर कुछ अन्य है, उनका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ मायने रखेंगे जो कि वो लोग जो है 12,000 के आसपास आ जाएंगे, भाई 12,000 के अंडर वो लोग आएंगे, ठीक है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जो कुछ कमियां हैं, जो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आंसर कुछ और, डिमांड कुछ और, लिख कुछ और आ रहे हैं, ठीक है, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर भी कुछ लोग चूकते हैं कि कुछ पॉइंटों से चूक गए, कुछ नंबर से चूक गए, वो कारण होता है। तो हमें कुछ ऐसा चीजें नहीं करनी है, ठीक है। कच्चे माल के शोषण की मैं बात कर सकता हूँ। क्या हुआ था कि भाई एक बाजार बना के रख दिया हमें कि आप सामान जो बनाओगे वो यहाँ पर बेचोगे और कच्चा माल कहाँ से उठाओगे, हमारे यहाँ से। तो हमारा दोहरा शोषण हो रहा था। तो कच्चे माल शोषण वाली बात जो है मैं अपना पॉइंट रख सकता हूँ। सामाजिक आर्थिक प्रभाव में लाखों कारीगर जो है वो बेरोजगार हो गए, पूरी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस चीज पर टिकी थी वो ध्वस्त हो गई, ठीक है नहीं। तो सामाजिक ढांचा पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हुई। कई जो कारीगर है वो कृषि दिहाड़ी मजदूर जो है वो बन गए। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करता हूं तो वो अपना पॉइंट दे सकते हैं। और जैसे मैंने बात की थी कि भाई ये चीजें हम 100% नहीं मानने, और क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पूछने का जो डिमांड करने का तरीका है वो भी ये चीज दर्शा रहा है, और वो चीज हमें समझने की बहुत जरूरत होती है। तो आंतरिक कारण में हम लिखेंगे कि हालांकि तकनीकी पिछड़ापन, गिल्ड व्यवस्था की जड़ता, ठीक है, और वह जो है व्यापारिक संरचनाओं की कमी जैसे आंतरिक कारण भी इसके हाथ में सहायक रहे हैं। हमने इसमें 4 पॉइंट ऐड करे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अन्य चीजें बोल रहा हूं, जो पूछा गया है, जो डिमांड की गई है उसी को लिखते हुए हमने 4 पॉइंट दिए। 4 पॉइंट जो कि बड़े बड़े पॉइंट जो है हमने यहीं पर ही समेटे कि भाई हाँ ये बहुत बड़े कारण रहा था। जो उद्योग क्रांति है, जो उनकी नीतियां हैं, उन्होंने नहीं इस चीज को ध्वस्त किया है, मगर कुछ आंतरिक कारण लिखते हुए उसकी साइंस को जो है उनको सेटिस्फाई कर दिया, उसकी डिमांड को दे दिया भाई हम आपको चीजों को साइंस तरीके पूछ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और वो हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि अंत जो है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो है विशेषकर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के साथ मिलकर भारत हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के हाथ के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। यद्यपि यह आंतरिक कमजोरियों की भूमिका को जो है नकारा नहीं जा सकता। हमने निष्कर्ष के अंदर भी वो बात ऐड की है, ठीक है। तो निष्कर्ष को कैसे लिखना है, तमाम तरीके की निष्कर्ष लिख के, मूल्यांकन लिख के, उसकी भूमिका बनाकर हम ये चीज दे रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन बॉडी थी वो आपका पूरा टॉपिक की एक समझ है कि यदि मैं बात करूं कि भाई कैसे जो है औद्योगिकरण के कारण जो है यहाँ पर हास हुआ है, कुटीर उद्योग का, पूरे औद्योगिक सिस्टम का कैसे हास हुआ है, कैसे वो ध्वस्त हुए हैं, तो वो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। कहीं पर मान के चलो कि भाई 4-5 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, तो वो 4 पॉइंट नहीं इस्तेमाल हो सकते। मान लीजिए क्वेश्चन 150 वर्ड के अंदर है या 250 के अंदर है, मगर कुछ अन्य चीजें भी पूछी गई हैं और ये भी चीज साथ में है, तो वहां पर 2-3 पॉइंट जो भी अनुपात के अंदर सही बैठते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। आप बात करोगे भाई अपने नीति के कारण वो भी चीजें हुआ है, उन्होंने हमें बाजार बना के रख दिया था, या फिर आप मशीन निर्मित वस्त्र के प्रतिस्पर्धा की आप बात कर लोगे। इनमें से 2 या 3 पॉइंटों की आप बात कर लोगे, अगर आपकी बात खत्म हो जाएगी। तो ये सीधा डायरेक्ट यूज आप कर सकते हो, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में जो है पारंपरिक कारीगर उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है अपंग बना दिया। अब चीजें क्लियर थोड़ी सी शायद नहीं हुई हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। परीक्षण किस चीज पर करना है कि भाई औपनिवेशिक भारत में जो है पारंपरिक जो कारीगर उद्योग थे उसके पतन ने जो है किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। यानी कि पहले हिस्से में जो एक चीजें हमने एक पॉइंट दिया था कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है सामाजिक सिस्टम कैसे ध्वस्त हुआ, क्योंकि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हीं चीजों पर टिकी हुई थी, उन उद्योगों पर टिकी हुई थी, और आपने उन्हीं का पतन कर दिया तो पूरी चीजें ढह गई, है ना। पूरी बिल्डिंग मान लीजिए उसकी नींव ही आप हिला दोगे तो जैसे पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, ऐसे ढह गई, है ना। तो वो चीज कैसे उसने उसको अपंग बना दिया उसके बारे में पूरे बात करनी है।
हमें बताना, वो सभी हमें कारण देने हैं, क्योंकि हमसे पूछा ही ये गया है कि औपनिवेशिक भारत में जो है जो पारंपरिक उद्योग थे उनके पतन ने किस प्रकार क्या किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बनाया। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग जो है इसके पतन के कारण कैसे बने, वो सब पॉइंट हम देंगे। ये रिलेट वहीं से, क्योंकि चीजें कनेक्ट वहीं से ही हो रही हैं। वो कब बना था, उनकी नीतियों के कारण, उनके औद्योगिक क्रांतिकरण जो है चीजें हुई थी, तो कनेक्ट कहीं पर होता है। अलग अलग तरीके से चीजों को पूछा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चीजें कनेक्ट होती हैं, तो वहां पर हमारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई कैसे भी चीजें कनेक्ट यदि हुई कहीं पर, कैसे पूछी गई, तो वो चीज आपके कवर हो, इसलिए हम चीजों को ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई औपनिवेशिक भारत में जो है पारंपरिक कारीगर हस्तशिल्प उद्योग जो है ग्रामीण अवस्था की क्या थी, रीढ़ थी। वो चीज हम दर्शाएंगे कि भाई वो चीज क्या है, रीढ़ थी। इन उद्योगों ने पतन ने जो है केवल कारीगरों को आजीविका जो है नहीं छीनी, बल्कि पूरी ग्रामीण समाज की जो आर्थिक संरचना है उसको गहरा आघात पहुंचाया है। तो लिखने का एक तरीका होता है कि भाई आपको लिखने का एक चीजें आनी चाहिए। आप नॉर्मल वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं, चीजों को भी लिख सकते हैं, मगर जो बात करने का एक तरीका है कि भाई हम उसको बताएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। यानी उसने बोला है कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपंग बना दिया, तो बताएं कि वो एक जो कारीगर जो उद्योग थे, है ना, जो उद्योग थे वो रीढ़ थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, आपने वो रीढ़ ही तोड़ दी है ना। तो उस इंसान की हालत क्या होगी जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो डैमेज हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि भाई आपने कोई केवल कारीगर की आजीविका नहीं छीनी, आपने पूरी ग्रामीण समाज की जो आर्थिक संरचना है उस पर आघात किया है, वो गहरा आघात किया है। तो लिखने का भूमिका कैसे बना सकते हैं हम, प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको वो दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं मेन बॉडी के अंदर कि भाई जो हमारी मेन बॉडी है उसमें हम कौन कौन से पॉइंट देते हुए ये बात जो है वो सिद्ध कर सकते हैं, इसका परीक्षण हम कर सकते हैं। तो आइए अब बात देखते हैं। मेरे रोजगार का हस हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बड़ी संख्या में लोग क्या करते थे, वो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए कारीगर हैं, कुछ उद्योग चल रहे हैं, वहां पर उनकी जॉब है। अब वो उद्योग ही खत्म हो गया तो जॉब गई, है ना। यानी कि जो बुनाई कर रहे हैं, जो कढ़ाई कर रहे हैं, जो लकड़ी मिट्टी के काम में जो है, चमड़ा कुटीर उद्योग, यानी कि कुछ भी हो आप उद्योग कर रहे हो, उन उद्योग में पतन जो है, लाखों कारीगर क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होगा तो ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी में भारी जो है वृद्धि हुई, और इससे होगा क्या आप ये समझ सकते हैं। जो आप बेरोजगारी अभी चल रही है उससे भी आप चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे चीजें रिलेट हो रही है ना। तो रोजगार का ह्रास हुआ, क्योंकि उद्योग का नाश हुआ तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब इससे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शायद हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विविधता का अंत की बात करूं कि भाई पारंपरिक उद्योग के पतन जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर अत्यधिक जो है वो क्या होगी, निर्भर हो गई। जो लाखों लोग बेरोजगार हुए कहां पर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, और जिनके पास खेती है वो फिर बोझ बन जाएंगे खेती के अंदर। एक अन्य लोग भी ऐड हो गया, है ना। तो इससे जो है कृषि पर, भूमि पर दबाव बढ़ा और भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे ग्रामीण समाज में जो है असमानता और असंतुलन बढ़ा। ठीक है, तो ग्रामीण आय में जो है गिरावट की बात करूं, भाई हस्तशिल्प कुटीर उद्योग जो है होने वाली आय का स्रोत जो है वो समाप्त हो गया, जिससे ग्रामीण परिवारों की जो है क्रय शक्ति घटी। अब यहाँ पर आप सोच के देखिएगा, आपकी एक शॉप है और पूरे गांव में पैसा बहुत कम है, तो क्या आपकी शॉप उस तरह से चल पाएगी, क्योंकि आपकी जो पूरी शॉप है वो किस पर निर्भर है, इस गांव पर निर्भर है। ये गांव है ए के नाम से और आपकी शॉप है, ठीक है, इस ए नाम के गांव में, और इस पर जो है उनकी क्रय शक्ति बहुत कम है। तो ये आपकी शॉप कैसे चलेगी, आप समझ पा रहे हैं कि भाई उनके पास पैसा नहीं है तो खरीदेंगे क्या, और आप अलग अलग वैरायटी डालोगे क्या। मगर ये पैसा अच्छा खासा कमाता है, इस गांव में जो लोग हैं अच्छे खासे पैसा कमाते हैं, तो आप अलग अलग वैरायटी लेकर आओगे, आपकी शॉप भी अच्छी चलेगी, वो लोग खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। खर्च करने के लिए पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है, तो चीजें हर चीज कार्य करती है। आप फिर कुछ भी उद्योग करोगे, कुछ भी चीजें, अन्य नई चीजें यहाँ पर लगाओगे, वैरायटी लेकर आओगे, काम बढ़ेगा। ठीक है, अब पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये भी शॉप भी ध्वस्त हो जाएगी, ये भी नहीं चलेगी, ये भी बंद हो जाएगी। तो वो ही सब कुछ आपस में चीजें कनेक्ट होती हैं और वो चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, कौशल और सांस्कृतिक चरण की बात करूं, पीढ़ियों से जो है संचरित कारीगर कौशल सांस्कृतिक विरासत जो है वो लुप्त होने लगी। न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक भी हुआ। अब आप खुद जो कार्य कर रहे हैं वो अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे, क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं है। आप जिस चीज के अंदर पैसा ही नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे। मान लीजिए थोड़ा पता भी है, आपने देखा भी है, वो तो आगे बिल्कुल नहीं सिखाएगा, तो वो चीजें क्या होंगी, लुप्त हो जाएंगी। तो वो ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्ज और पलायन की बात करें, रोजगार के अवसर घटने से जो है ग्रामीण जनता कर्ज में जाल में जो है वो फंसने लगी। आजीविका की तलाश में जो है शहरों की ओर लोग पलायन करने लगे। कैसे पलायन बढ़ता है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जो है दबाव बढ़ा,
कि भाई रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए लोग कहाँ भागेंगे कि भाई कहीं तो पैसा मिले, घर चलेगा, भूख तो लगती है ना। तो वो सब कैसे जो है पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, वहां बेरोजगारी फैल रही है, जो आर्थिक विविधता थी वो खत्म हो रही है, ग्रामीण आय का सिस्टम जो है, जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था यही तो है ना। तो आपकी जो कौशल है, जो आपको नई नई अन्य तरीके की वैरायटी आती है, किसी पर बुनाई आती है, किसी पर कढ़ाई आती है, किसी पर अलग प्रकार के कार्य आते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे और वो आने वाले टाइम पीरियड में खत्म हो जाएंगे। और वो ऐसा हुआ भी क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसा ही नहीं रहा, जिसके अंदर पैसा नहीं है वो चीजें खत्म हो जाती हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। और आप फंसोगे कहां पर? कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप कर्ज उठाओगे, है ना। कर्ज उठाओगे तो फिर उसको चुकाओगे कहां से, क्योंकि व्यवस्था तो वैसी बनी हुई है। तो वो सब फंसते चले गए उस चीज के अंदर। और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे जो है वो ढही है, कैसे अपंग बनी है, वो क्या कारण नहीं है, वो आप रिलेट कर पा देंगे। मगर यहाँ पर हमें 29 पॉइंट देने हैं, तो यहाँ पर ये सब पॉइंट आप कहीं और पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, कि औपनिवेशिक नीति जो है मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा पारंपरिक कार्य उद्योग को जो है नष्ट कर दिया, जिससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अपंग हो गई। न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जो है दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़े। ग्रामीण समाज जो है गरीबी, बेरोजगारी और जो है असमानता के दुष्चक्र में फंस गया। तो कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है वो आप देख रहे हैं। भूमिका कैसे बनाई, मेन बॉडी के अंदर चीजें कैसे लिखी, वो सब पॉइंट जो उसने डिमांड की थी वो हमने लिखा, ठीक है। तो यहां पर PYQ, फिर आप संभावित क्वेश्चन और इस टॉपिक को जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट है सब अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। फिर अन्य जगह पर जहां पर लेट होगी वहां पर कवर करेंगे। तो हमारे लिए जो चीज जितनी यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टारगेट हमारा एग्जाम है, जो भी उसके लिए जरूरी होगा, जो जितना महत्वपूर्ण होगा वो उसको उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज। ये आपको ये सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी थोड़ा सा चीजें देख रहे हैं, तो आपको ये सपोर्ट करना पड़ेगा। आपसे रिलेटेड जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये चीजें शेयर करनी होंगी, ठीक है। तो प्लीज इतना सपोर्ट हमें कर दीजिए, इतनी सपोर्ट की हमें आपकी बहुत अधिक जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।